अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाकरास किले के बाहर मौजूद अपनी फौज के साथ यारोकी सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, इतनी तैयारी इतनी कोशिश तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, अगर तुम किले का मुहासरा करना चाहते हो तो पहले मेरे चचा और फिर मुझे खबर करनी चाहिए थी। यह सुनकर यारोकी कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, तुम वाकई कह रहे हो कि वो तुम्हारे इल्म में लाए बगैर महल का मुहासरा नहीं कर सकते? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हरगिज नहीं, हमारे सुल्तान ने फ्रीजे में तुम्हें मुकर्रर किया है, लेकिन तुम्हारे मुकासद अलग हैं। तो यारोकी पूछता है, मेरे क्या मुकासद हैं, जरा मैं भी तो जानूं। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शोहरत और मकबूलियत, दूसरों की कामयाबियों को नजरअंदाज करना। अगर ऐसा नहीं है तो मैं किले में से कैसे निकला, किस मालूमात के साथ वापस लौटा, तुम्हें इस बात में दिलचस्पी होती। ये सुनकर यारोकी कहता है, तुम अपना मसला सुल्तान को समझा सकते, देखते हैं कि तुम्हारे किए धरे का जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो क्या फैसला करते हैं। ये सुनकर थोड़ा गुस्से से सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उनके अलावा मैं किसी और को हिसाब देने वाला भी नहीं हूँ यारोकी, हमारे सुल्तान जो भी हुक्म सुनाएंगे वो सर आंखों पर होगा। और फिर इसके साथ ही यारोकी वहां से चला जाता है। और फिर मियोदोद सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, सुल्तान को बाकरास से बहुत उम्मीद है, ये सूरत-ए-हाल उन्हें गुस्सा दिलाएगी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने जो भी किया वो मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए किया, जो ठीक है वो यही है। तो जवाबन मियोदोद कहता है, अब फैसला तो सुल्तान का ही होगा, तुम्हारा रास्ता कुशादा हो सलाहुद्दीन, अमीर शेरकू को मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचाना, अब से मिस्र तुम्हारे और तुम अल्लाह के हवाले। ये कहते साथ ही मियोदोद उनके साथ गले मिलता है और साथ ही वहां से चला जाता है। जबकि अंदर किले में लाडगाय के साथ कमांडर और लाडजियों बैठे होते हैं। कमांडर कहता है, लाडगाय, मैं जो कुछ जानता था बता दिया, मेरे पास और कोई जवाब नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन लाडजियों के पास है। तो लाडगाय कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, देखते हैं कि इस बार लाडजियों मेरे सवालों का जवाब देते हैं या नहीं। लाडजियों किसके साथ और क्यों महल में आए हैं, वो लोग कहाँ हैं जिनके साथ तुम महल में दाखिल हुए थे। मगर लाडजियों कहता है, मुझसे आप पूछगछ नहीं कर सकते लाडगाय, मैं सिर्फ बादशाह इमारले को जवाब दूंगा। यह कहते साथ ही लाडजियों वहां से चला जाता है। और फिर पीछे से लाडगाय कमांडर से कहता है, तुम्हें सोने की हिफाजत करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जंगजुओं को अंदर नहीं आने देना चाहिए था, लेकिन तुम नाकाम हो गए, बाकरास में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कहते साथ ही लाडगाय कमरे से बाहर आता है और एक सिपाही से कहता है, किले का दूसरा कमांडर अब किले का असल कमांडर है, फौरन उसे इतला दो। और फिर कमांडर की जानब देखते हुए कहता है, और इस बेवकूफ को जंदार में डाल दो, मैं इसके बारे में बाद में फैसला करूंगा, अब हम कुद्स वापस जाएंगे। जबकि दूसरी जानब कहरा में शाहवार जोहर को रोकते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कामल इसके बारे में सुने, समझ गए? हम उस सोने का पीछा नहीं करेंगे जो उन्होंने लिया था, अपनी भारी जेबों के साथ उन्हें वापस आने दो, मिस्री इस सोने की बदौलत जंगियों से छुटकारा पाएंगे। ये सुनकर जोहर पूछता है, ये कैसे होगा? तो शाहवार कहता है, जोहर, खुद ब खुद उन्हें सोना लाकर पहले लोगों को देने दो, मिस्र के मुकामी लोग जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं लिया होगा वो इसके बारे में सुनेंगे और बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। जबकि उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन और अपने साथियों के हमरा सोना लेकर वापस आ रहे होते हैं और एक मुकाम पर रुककर एक कुएं से पानी निकालते हैं। यह देखकर बालन उनके पास जाता है और कहता है, तुम पर शक करना बड़ी गलती थी, मुझे माफ कर दो। जब मैंने सुना कि मेरा भाई मर गया है, गम की वजह से मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्या बोलना चाहिए। मेरी हर सांस मेरे दिल में अटकी हुई है। मेरा सुकून सिर्फ यही है कि मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी और ये सिर्फ तुम्हारी बदौलत हुआ है। मैं बड़े बोझ से निजात पा गया। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, तुम्हारे भाई के लिए ताज़ियत, तुम अब क्या करोगे? तो जवाबन बालन कहता है, मैं उनकी कब्र पर जाऊंगा और फिर वापस पेरिस लौट जाऊंगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तो तुम जिद कर रहे हो हैं? इमारले के दमाद का क्या होगा, राहब जोन्स, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो बालन कहता है, वो भी ठीक है, मैं नहीं तुम्हें बता सका, वो भी यही चाहता था, मुझे माफ करना, वो जरूर मुश्किल में होगा, काश मैं कुछ कर सकता। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम वाकई जानते हो कि तुम्हारा भाई वसीयत से तुम्हें क्या बताना चाहता था? हाँ? तो बालन कहता है, हाँ, मगर पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वसीयत काफी नहीं। अगर कौन तक जिंदा होते हुए इस घटिया निजाम से लड़ने में कामयाब हो जाता तो सब कुछ मुख्तलिफ होता। अब बराए करम जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो मुझे जॉन्स के नाम से याद रख सकते हो, कुछ अच्छी यादों के साथ। इसके साथ ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सफर महफूज हो बालन। इसके साथ ही बालन आगे बढ़ता है और अपने घोड़े की लगाम को पकड़ते हुए लतीफ से कहता है, मेरा पछतावा कभी खत्म नहीं होगा, जैसा कि बाकियों ने वो पा लिया जिसके वो मुस्तहिक थे। अगरचे अब मैं थोड़ा आराम से रहूंगा, एबलन के लोगों को मेरा सलाम पेश करना। तो लतीफ कहता है, यहाँ मैं उन्हीं की तरफ से हूँ, आप भी मुझे अपने हकूक माफ कीजिएगा। इसके साथ ही बालन घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाता है।
नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लाडगाय लाडजियोम के साथ और अपने सिपाहियों के हमरा कुदस की जानब रवां दवा होता है। तो रास्ते में लाडजियोम लाडगाय से कहता है, किले के कमांडर को कैद करने का आपको कोई हक नहीं था। तो जवाबन लाडगाय कहता है, क्या ये आपके जमीर पर भारी है, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। लोगों को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। तो लाडजियोम कहता है, ठीक है, लेकिन आपके पास इख्तियार नहीं है। तो लाडगाय कहता है, ये याद दिलाने वाले आप आखिरी शख्स हैं लाडजियोम। अगर कमांडर को कैद ना किया जाता तो बाकरास किले की साख तबाह हो जाती। मैं इख्तियार ले चुका हूँ। यह सुनकर लाडजियोम मुझसे पूछता है, आप बाकरास क्यों आए थे, जबकि इसकी कोई वजह भी नहीं थी। तो जवाबन लाडगाय कहता है, सोरमा पॉप के वफादार हैं, मैं उनका मुआयना करने आया था और बादशाह को इसका इल्म था। तो लाडजियोम मुझसे कहता है, तो आप यहाँ मेरे लिए आए थे, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये बात यहाँ मुझसे कह सकें। ये सुनकर लाडगाय कहता है, मैं आपको समझदारी से काम करने का मशवरा देता हूँ। हम तकरीबन कुदस में हैं और शहंशाह मार्लेग एक साफ जवाब का मुंतजर होगा। जबकि दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी शमसा और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे शमसा का घोड़ा रुक जाता है, जिसका मायना करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जहरीली घास ने इसे तंग किया होगा, आए थोड़ा आराम करते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काहिरा में तस्वीर कशी की दुकान पर कारातेगन की तस्वीरें ही तस्वीरें पड़ी होती हैं और वो तस्वीर बनाने वाले दमित्री से पूछता है, ये कौन है, क्या ये मैं हूँ दमित्री? नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं खींच सकते, तुम कुछ मज़ाक़ा खेज तस्वीर कशी कर रहे हो, ये लो। और ये कहते साथ ही वो तस्वीर फेंक देता है और उसे एक और कागज देते हुए कहता है, दोबारा ठीक से अपनी कलम मजबूती से पकड़ो और मुझे मजीद खूबसूरत बनाओ। ये सुनकर दमित्री कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और फिर कार्तेगन गुस्से से कहता है, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। क्या ये जो तुमने बनाया है ये मैं हूँ? तुम्हें आदत हो गई है कि चंद सिक्कों के लिए बड़े सर वाले लोगों की तस्वीर कशी करने की। मेरे जैसे मजबूत, खूबसूरत और शानदार आदमी को देखने के बाद तुम्हारा कलम काम नहीं कर सकता। हाँ, चलो बनाओ। तो दमित्री कहता है, आपको वो चीजें पसंद नहीं है जो मैं करता हूँ। तो कारातेगन कहता है, तुमने क्या किया है? और फिर तस्वीर दिखाते हुए कहता है, क्या ये मैं हूँ? तो जवाबन दमित्री कहता है, मैं जो कुछ अपने सामने देखता हूँ उसे ही खींचता हूँ। मैंने वजीरों के बहुत से खाके बनाए हैं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो उसे पसंद ना करता हो। यह सुनकर कारातेगन गुस्से से तस्वीर उस पर फेंकते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। देखो दमित्री, जो मर्द यहाँ रहते हैं इस सहरा में गहरे भूरे बालों वाले हैं। क्या मैं गहरे भूरे बालों वाला हूँ? देखो अपनी मध्यम आंखों से गौर से देखो, क्या मैं गहरे भूरे बालों वाला हूँ? यहाँ आने से पहले मैंने 2 मुर्गे खाए ताकि मेरे हाथ और चेहरे पर कुछ रंग आ जाए, मगर मैं समझता हूँ कि तुम अंधे हो। और फिर एक और तस्वीर उसे दिखाते हुए कहता है, लेकिन मेरा हुक्मरानी वाला तोहफा कहाँ है? तो दमित्री कहता है, लेकिन ये वो चीज है जो आंख से नजर नहीं आती, मैं उसे कैसे खींचूंगा? तो जवाबन कारातेगन कहता है, तुम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बनाओ दमित्री, तुम माहिर हो। तुमने सलाहुद्दीन की तस्वीर कशी की थी, तुमने उसे भेड़िया जैसा बनाया, मगर तुमने मुझे कैसे खींचा? ये देखो, ये मुझे मेरे कबीले के बिल्लों जैसे मुझे घूरता है। और फिर दमित्री भी खड़े होकर कहता है, लेकिन आपकी फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही। आपने बड़े बाल मांगे, मैंने बना दिए। आपने भेड़िए की आंखें मांगी, मैंने लगा दी। मैंने सब कुछ खींच दिया, मगर ये सब काम नहीं कर रहा। तो कारातेगन उसे पकड़ते हुए कहता है, ये करेगा करेगा, आओ आओ, दलेरी के साथ तस्वीर खींचो। ये कहते साथ ही कारातेगन एक बार फिर स्टाइल बनाकर खड़ा हो जाता है और दमित्री उसकी तस्वीर खींचने लग जाता है। इसी लम्हे उर्फा वहां से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर कारातेगन उसे बुलाता है और पूछता है, सलाहुद्दीन कहाँ है? मैं उसे काफी देर से तलाश कर रहा हूँ। तो उर्फा जमीन पर पड़ी हुई तस्वीरें देखकर कहता है, तुम तस्वीर कशी करते रहो, उनके पास अहम काम है, वो काहिरा में नहीं है। यह सुनकर कारातेगन कहता है, क्या मतलब है इसका? वो क्या कर रहा है? देखो, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें सोना है, ठीक है, इसमें गनीमत शामिल नहीं है। तो उर्फा कहता है, मेरा वक्त जाया ना करो, मेरे पास बहुत से काम है और इस बेचारे को भी जाने दो। यह कहते साथ ही उर्फा वहां से चला जाता है और कारातेगन भी दमित्री को तस्वीर सही से बनाने का कहकर वहां से चला जाता है। जबकि उधर सहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी शमसा से कहते हैं, वापसी के बाद आप क्या करेंगी? तो शमसा बताती है कि मैं वहां जाऊंगी जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी, कुदस, अपनी माँ का सुराग ढूंढने के लिए, लेकिन पहले मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैंने एक छोटी बच्ची लैला से वादा किया था। लैला मेरा शिकारी परिंदा है, वो मुझे मुसलसल उन शहरों की खबरें लाकर देती है जो नए नए शहर पहुंचते हैं, हम सब उन्हें सुनते हैं। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं दरअसल उस छोटी लड़की को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका मकरूज हूँ, यकीनन मैं आना चाहूंगा। जबकि दूसरी जानब शाम में सुल्तान परेशान होते हुए अस्फहानी से कहते हैं, ये अच्छा नहीं है, हमें शहंशाह इमारले को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन हमने उसे मजीद मजबूत कर दिया। पूरी फौज कैसे अपनी तलवारें खींचे बगैर पीछे हट सकती है? इसी लम्हे यारोकी और मियोदोद वहां पर आते हैं। सुल्तान उनसे पूछते हैं, बताओ, तुम फतह के लिए निकले थे, लेकिन तलवारें खींचे बगैर तुम वापस शाम कैसे आ गए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई?
तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।